नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 17 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह द हिंदू से संबंधित एडिटोरियल है, जिसके अंदर जो कल हमने देखा था 16 अक्टूबर था, कल हमारा विश्व खाद्य दिवस था। ठीक है, तो क्योंकि संडे को द हिंदू के अंदर एडिटोरियल नहीं आते हैं तो इसलिए उन्होंने ये जो एडिटोरियल था वह आज पब्लिश किया है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया है भी जो जिस फूड पर हमें जो ये चीज़ याद करनी चाहिए भी किस प्रकार भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा को क्या किया है, यानी पूर्ण किया है या सक्षम हुआ है उसके अंदर, या आत्मनिर्भर हुआ है। तो कहता क्या है एडिटोरियल, विश्व स्तर पर खाद्य और पोषण ऊर्जा को कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति और संघर्ष और असमानता के प्रभावों से कमजोर किया गया है। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो खाद्य सुरक्षा है, जिस प्रकार से जो विश्व के अंदर जो असामंजस्य बनी हुई है, जो अस्थिरता बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो खाद्य की जो सुरक्षा है वह और कम हुई है। जिसके अंदर कारण बताया गया भाई कोविड-19 है, वह भी कहीं न कहीं क्या होता है इसके अंदर, यानी कोविड-19 जैसी महामारियां हैं वह भी खाद्य सुरक्षा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन में हम देखते हैं किस प्रकार के जो बाढ़ आती है या जिसके असमय वर्षा होना। ठीक है, जो फसल चक्र का जिससे क्या होना, प्रभावित होना। उसके अलावा सूखे की परिस्थिति होना, लू की जो अनिश्चित तौर पर जो लू की जो जो हमारे कहते हैं जो गर्म हवाएं चलती है वह प्रभावित करती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जलवायु भी क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी वैश्विक जो तापमान है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। साथ ही साथ जो बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति, जिस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब लोग हैं खाद्य पदार्थों को से नहीं खरीद पाते हैं। उसके लिए वह क्या करते हैं कि जो निम्न कोटि का जो खाद्य पदार्थ होता है उसको खाने के लिए वह मजबूर होते हैं। उच्च पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों के लिए वे खाने के लिए में क्या नहीं होते, सक्षम नहीं होते। साथ ही साथ संघर्ष और असमानता, यानी जो युद्ध जैसी स्थिति है, जैसे हम अभी देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी कहीं न कहीं जो खाद्य आपूर्ति है वह नहीं हो पा रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन विश्व के कई देशों को जो फूड थे यानी खाद्य पदार्थ है उसके क्या करता था, निर्यात करता था। मगर युद्ध और संघर्ष के कारण भी कहीं न कहीं वह जो श्रृंखला है वह टूट गई है, जिसकी वजह से भारत पर निर्यात का बोझ बढ़ा है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं भी भारत कितनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम जो खाद्य पदार्थों का अगर निर्यात भी करते हैं तो भारत के लिए भी ये कहीं कहीं और अधिक संकट गहरा हो जाता है। साथ ही साथ एक पर्यावरण भी काफ़ी यानी अच्छा एक मुद्दा है, जिस प्रकार से जो पर्यावरण के अंदर बदलाव आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जो मृदा की उर्वरता कम होती चली जा रही है, हमारे जो प्लास्टिक प्रदूषण है जिसकी वजह से भी मृदा है वह और कम यानी उर्वरक होती है, या जो अच्छे पदार्थ होते हैं वह यानी जो अच्छी फसल उसके अंदर नहीं हो पाती है। साथ ही साथ हम जिस प्रकार से देखते हैं जो हमारे बीज हैं, जो उर्वरक बीज हैं वह भी इतने उच्च कोटि के नहीं हैं। ठीक है, उसके अंदर भी पोषक मात्रा कम है, वह भी कहीं न कहीं क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। जो कीटनाशक हैं, समय पर हमें उर्वरक उपलब्ध न होना, ये भी कहीं न कहीं हमारे लिए क्या है, एक है जो खाद्य श्रृंखला है उसको तोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ हम जो जिस प्रकार से जो कहीं न कहीं जो भारत के अंदर जो भारत ने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आगे जिक्र किया गया द हंगर जो हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जिसको संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन द्वारा और साथ ही साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मिलकर इसको जारी किया जाता है। उसने कहा भी भविष्य में भुखमरी की स्थिति और बढ़ सकती है अभी, यानी भविष्य के अंदर जो वर्तमान स्थिति है उससे भी भयावह स्थिति हो सकती है। भविष्य में से 45 देशों में जहां पर लगभग 205 मिलियन से अधिक जनसंख्या रहती है वह आपात की स्थिति हो सकती है वहां पर, क्योंकि जहां पर खाद्य की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो आपात की स्थिति वहां पर होनी संभावित है, और खरा इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस साल विश्व खाद्य दिवस पर जो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए भी हमारे देश में जो कमजोर लोग से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन है वह आसानी से उनको मिल पाए, यानी जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं जो पौष्टिक भोजन खरीदने में सक्षम नहीं है उनको भी हम पौष्टिक आहार दे पाए। वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य हमारी कृषि हमने जो रखा है वह कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करने और सामूहिक परिवर्तन कार्रवाई करने के माध्यम से ही संभव हो सकता है। यानी जो लक्ष्य हमने जो 2030 तक रखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको मजबूत करना होगा। कृषि के अंदर जो भूमि है उनको बढ़ाना होगा। कृषि के अंदर युवाओं को इसके अंदर क्या करना होगा, प्रोत्साहन करना होगा, ताकि जो युवा है वह भी कृषि की ओर आगे बढ़े। ठीक है, साथ ही साथ हमें सामूहिक और परिवर्तन कार्रवाई करने की इसके अंदर क्या है, आवश्यकता है, और बेहतर उत्पादन और बेहतर पोषक स्तर और पर्यावरण और बेहतर जीवन के इसके लिए भी आवश्यक है।
ठीक है। साथ ही साथ कहता है भी भारत में बेहतर उत्पादन की दिशा में एक प्रेरक सफर तय किया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी एक समय ऐसा था जब भारत खाद्य पदार्थों के में आत्मनिर्भर तो हम कह सकते हैं ये दूर की बात है, हम अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते थे। यानी जब हमारा भारत पाकिस्तान का जो भी युद्ध हुआ था उसके में अमेरिका ने भी हमें गेहूँ देने के लिए मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया भी एक सफ़र तय किया जिससे हमने एक निर्यातक देश से अब हम निर्यातक देश की तरफ आए हैं, यानी आत्मनिर्भरता की तरफ आए। तो हमने एक का ना सुहाना सफर तय किया है। इसलिए हम कह सकते हैं भी बेहतर और इस दिशा के अंदर एक प्रेरित यानी लोगों को प्रेरित करने वाला सफर तय किया है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी प्राप्त की है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और अब सबसे बड़े कृषि क्षेत्र के उत्पादक के या निर्यातक के रूप में भी हम क्या गए हैं, देश बन चुका है। क्या करें भी वर्ष 2030 तक भारत जनसंख्या लगभग 1.5 अरब करोड़ होगी। ठीक है, सॉरी अरब होगी तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी 2030 तक हमारी जो जनसंख्या है वह कितनी हो जाएगी, लगभग 1.5 अरब हो जाएगी। तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को और सक्षम बनाने की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की क्या है, आवश्यकता है। ऐसे बीजों का विकास करने की आवश्यकता है जो क्या करे भी अधिक उत्पादन दे हमें। ठीक है, साथ ही साथ क्या भी भोजन में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े योगदान के में हमने क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक तय लेके आए थे 2013 के अंदर, जो कि सार्वजनिक वितरण के आधार पर लक्षित करता था, जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कल्याण के अधिकार को आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाता था। यानी लोगों को सार्वभौमिक तौर पर खाद्य की बात करता था, जिसमें ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% हिस्सा कवर होता था। तो हम देखते हैं ये जो अधिनियम था जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, वह कितना महत्वपूर्ण था। वह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भुखमरी को कम करने, शहरी क्षेत्र के अंदर भुखमरी में कम करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। साथ ही साथ जो पीएम पोषण योजना है जिसको हम मिड डे मील के तौर पर भी जानते हैं, वह भी कितनी सहायक हुई है, जो बच्चों को पौष्टिक आहार देने में सहायक हुई है। साथ ही साथ एकीकृत बाल सेवा है जिसको जो हम आंगनबाड़ी के अंदर जो यूज करते हैं उसको भी बाल में महत्वपूर्ण प्रयास के तौर पर जो भारत के कितने महत्वपूर्ण प्रयास है जो भुखमरी को कम करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने देखा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की क्या है, सराहना की है। भी जिस प्रकार हमने जो महामारी की कॉल यानी कोविड के टाइम पर जो गरीब कल्याण योजना चलाई थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो गरीब लोग हैं उनको हमने राशन उपलब्ध करवाया था। तो उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है भी इसके अंदर भारत में केवल 1% से कम लोग भी इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। नहीं तो भारत के अंदर इसकी जो स्थिति थी वह और अधिक भयावह हो सकती थी। जो अफ्रीकी देश हैं उनके अंदर काफ़ी भयानक स्थिति थी भुखमरी को लेकर, जबकि भारत के अंदर जो ये योजना चलाई थी इसके काफ़ी फायदे देखे गए हैं। कहीं ना कहीं आईएमएफ ने भी हमारी क्या की है, तारीफ की है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा भी जो राशन कार्ड के अंदर हमने क्या भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो महिला है उसको हमने प्राथमिकता दी है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं हमने खाद्य सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की ओर भी हमने क्या है, महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही साथ इसने कहा है इसके अलावा हमने कुछ ऐसे अधिनियम भी बनाए हैं जो कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार प्रदान करवाएं। ठीक है, साथ ही साथ जो बालक है उनके जो सुरक्षा है यानी पोषण सुरक्षा से संबंधित भी हमने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा का जो टॉपिक है वह इतना महत्वपूर्ण है और 2023 के लिए तो ये इतना महत्वपूर्ण है भी हम इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपका ये जो आर्टिकल है वह डबल यानी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन की आसानी होगी लिखने के अंदर। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है। इसके अंदर का भी जो हिंदी में यानी चिकित्सा की शिक्षा, जिसके प्रकार से हम देखते हैं भी जो बड़ी बड़ी जो उच्च शिक्षा है हमारी उसके अंदर कहीं के जो अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, जो लोग जो हमें जो स्थानीय भाषा जानते हैं या जो अपनी मातृभाषा में जिसने शिक्षा ग्रहण की है उसका एक बहुत बड़ा यानी हिस्सा क्या होता है, रह जाता है, जिसका हम जो मानव पूंजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि भारत में केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का अच्छे से ज्ञाता है, बाकी 95% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा को अच्छे से नहीं जानते हैं। चाहे वह हम आईएएस के फील्ड में भी ले सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वालों में भी हम कह सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर जितना मटेरियल उपलब्ध है उतना मटेरियल हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है दिन प्रतिदिन इंग्लिश मीडियम वालों के जो सेलेक्ट होने की तादाद है वह भी बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा का जो गैप है ये हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। और ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया ऐसे प्रयास हमें और अन्य क्षेत्रों में भी करने होंगे, चाहे वह विधि शिक्षा से संबंधित हो या फिर वह डॉक्टरी से संबंधित कोई शिक्षा हो
या इंजीनियरिंग लेवल की शिक्षा को, तो हम जगह हर जगह पर हमें क्या करना होगा, इसका प्रयास करना होगा। जैसा कि हमने देखा था कल वाले में भी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें केवल और केवल याचिका आप किससे, इंग्लिश भाषा के अंदर यूज कर सकते हो, तो वहीं पर भी हमें स्थानीय भाषा या मातृभाषा के अंदर प्रयोग करना होगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था भी जो कानून है वह भी, जो कानून की जो जानकारी है वह भी स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवानी जानी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल हो सकता है भी, आप ये पॉइंट लिख सकते हो अगर मातृभाषा या हिंदी भाषा या किसी भाषा से संबंधित क्या आता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही बातें इस आर्टिकल के अंदर सारी की सारी कही गई है। ठीक है, और कहीं न कहीं जो मातृभाषा में जिस प्रकार की सक्षमता से प्रतिभा का हम इस्तेमाल कर पाते हैं, शायद अंग्रेजी भाषा में उतनी प्रतिभा के साथ हमने ये जो मानसिक शक्ति है या कह सकते हैं हमारी जो मानसिकता है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए एक अलग से क्षमता यानी अलग फोर्स या अलग व्यायाम कह सकते हैं भी बल लगाने की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी शिक्षा के अगर हम अपनी ऊर्जा का एक अन्य हिस्सा केवल और केवल अंग्रेजी सीखने के अंदर हमें लगाने में इस्तेमाल कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो हमें जो पूरा जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी, जैसे कहता है जो चीन है, फ्रांस है या अन्य देश है, वहां पर मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जा सकती है तो भारत में क्यों नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, दो देर से ही मगर किया गया है, तो ये एक सराहनीय प्रयास है। तो इसका हमें दिनों दिन इसके अंदर हमें और सुधार देखने में मिलेंगे, और अन्य जो कोर्स है वह भी हमें हिंदी में या अन्य भाषा में उपलब्ध होंगे। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह अभी सुगम होगा उर्वरक व खाद्य उपलब्धता। जैसे हमने अभी देखा, क्योंकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस था, तो द हिंदू के अंदर और दैनिक जागरण दोनों के अंदर खाद्य सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल आया था। ये भी कहीं ना कहीं जो भारत की जो सराहना की गई है, जिस प्रकार से जो भारत ने जो कदम उठाए थे। ठीक है, क्या कहता है, विदेश में जो हमारे किसान हैं, इसमें मेन फोकस किस पे किया गया है, जो उर्वरक हैं उन पर इस पर मेन फोकस किया गया। जो उर्वरक पदार्थ हैं जो किसानों को सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं उनका इसके अंदर क्या किया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है भी, हमारे देश में किसान हमारे अर्थव्यवस्था के जो मेरुदंड है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, एक मुख्य हिस्सा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उर्वरक के क्षेत्र में अभिनव उपायों के द्वारा इसमें मजबूती को प्रदान की है। कहीं न कहीं क्या क्या है कि इसको और अधिक मजबूती प्रदान की है वर्तमान सरकार ने। कैसे मजबूती प्रदान की है देख लेते हैं। क्या कहता है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं अभी हाल ही के अंदर। साथ ही साथ एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, ये जो दो योजना है इन्होंने किसानों को क्या किया है, मजबूत किया है। क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है जो वर्तमान में जो किसानों की जो आबादी है भारत में, लगभग 45.6% आबादी ऐसी है जो कृषि से संबंधित डायरेक्टली क्या है, संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो योजना है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है, क्योंकि जो सरकार क्या करे अभी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी जो योजना है वह भी कहीं न कहीं क्या हो सकती है, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को एक छत के नीचे क्या करेंगे, जो उचित दामों पर क्या करेंगे, उर्वरक का उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ उनको उच्च गुणवत्ता वाली जो कृषि की जो सामग्रियां हैं वह भी इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। और किसानों के लिए वन शॉप सेंटर, यानी एक ही जगह पर आपको सारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी, ये किसानों के लिए एक वन शॉप सेंटर के रूप में भी कार्य करेंगे। इन केंद्रों पर आप खरपतवार, कीटनाशक, बीज, छोटे कृषि उपकरण, जैसे हम कह सकते हैं जो छोटे छोटे कृषि यंत्र होते हैं उनको भी यानी जो छोटे किसान है वह ले पाएंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर सिर्फ छोटे उपकरण कराएंगे चाहेंगे, जैसे हम कहते हैं जैसे दांतरी है, या स्प्रे का जो हम कहते हैं जो स्प्रे के लिए जो मशीनें यूज़ होती हैं, या ड्रोन के तौर पर जो कृषि के जो हम स्प्रे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको किराए पर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके जो गरीब किसान है वह भी कहीं के जो तकनीकी टाइप की जो कृषि है वह कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कृषि में समृद्ध 3 स्तरों, कौन से स्तरों पर, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर भी काम किया जाएगा, यानी प्रत्येक स्तर पर इसके अंदर कार्य किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्राम स्तर पर ये किसानों को फसल से जुड़ी जो पाठ्य सामग्रियां भी देंगे और उर्वरता के संबंधित प्रशिक्षण भी देंगे। क्या करेंगे, जो पाठ्यक्रम के मतलब जो किस प्रकार की किस मौसम के अंदर खेती करनी चाहिए, इससे संबंधित उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ समय समय पर उनकी जो मृदा है उनकी भी क्या होगी, जाँच होगी, ताकि मृदा के अनुसार
उसके अंदर की क्या क्या की जा सके, उसके अंदर खेती की जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो कीटनाशक है उनकी भी उनको जानकारी दी जाएगी, यानी ज़्यादा कीटनाशक की वजह से फसल को जो नुकसान होता है उसके बारे में भी उनको क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के अंदर जो खुदरा विक्रेताओं की जानकारी के साथ साथ सशक्त बनाने के भी जो प्रत्येक 6 महीने में एक प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी 6 महीने का एक कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक योजना चलाई गई है हमने, दूसरी योजना थी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। इसके अंदर भी कहीं कहीं एक क्रांतिकारी योजना बताई जा रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो उर्वरक से संबंधित जो जानकारियां हैं, ठीक है, कैसे हम क्या करते हैं भी, जो किसान होता है वह क्या करता है, जब किसी प्रकार की जो उर्वरक पदार्थ खरीदने जाता है तो अलग अलग कंपनियों का क्या होता है, वहां पर जब वह विज्ञापन देखकर क्या होता है, उससे भ्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार क्या होता है, फसलों के लिए गलत, जो उस फसल के लिए आवश्यक उर्वरक नहीं होता है उसकी बजाय वह अनावश्यक उर्वरक खरीद के लिए आता है, जिसकी वजह से क्या होता है भी, जो फसल को क्या होता है, नुकसान होता है, और जिसका परिणाम कहीं न कहीं उसको उर्वरक अधिक की वजह से भी उठाना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने कहा है भी आपको एक ऐसे उर्वरक बनाने होंगे जिसके ऊपर एक ही नाम लिखा हो, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत पोटास, यानी आपको एक ही प्रोडक्ट की चीज़ है जिसके अंदर सारी चीज़ें जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उस मात्रा में मिलेंगी, चाहे वह पोटास हो, जिंक हो, यूरिया हो, डीएपी हो, सब के अंदर उचित यानी जो पदार्थ मिले होंगे आपको, सिर्फ एक ही ये कहीं ना कहीं जो होगा, एक ही पदार्थ के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसलिए आपको भ्रमित होने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जो किसान होते हैं वह इतनी अधिक मात्रा में शिक्षित नहीं होते हैं जितना कि वर्तमान की कृषि के क्या हो गई है, शिक्षित कृषि के कह सकते हैं एक प्रकार से, और साथ ही साथ जो युवा हैं उनका भी जो ध्यान है कृषि की ओर कम होता चला जा रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ें आगे इसके अंदर दे सके हैं भी, कह रहा भी भारत में 1 अरब से अधिक आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जिस प्रकार से हमने भारत क्या है भी, वर्तमान के अंदर क्या है भी, खाद्य सुरक्षा के अंदर आत्मनिर्भर है, जो कि हमने पिछले आर्टिकल के अंदर भी देखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की है वर्तमान में, मगर वर्तमान में हमें क्या है भी, जो मोटा अनाज है जिस पे भी हमें और अधिक बल देने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो सरकारी नीतियां होती है जिसके अंदर जो एमएसपी की जो फसलें उगाई जाती है वह भी कहीं कहीं लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ठीक है, ये आर्टिकल लगभग इतना ही था। इस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपके पास न्यूज़पेपर मैंने सुबह ही प्रोवाइड करवा दिया था, शायद आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ लीजिए। ठीक, अगला जो एडिटोरियल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर जो वैश्विक मंदी के बीच आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है जिस प्रकार से हमने देखा है कि भारत जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वह जितनी अधिक मात्रा में नीचे गिरती जा रही हैं, या जितनी मंदी उनके अंदर देखी जाती है, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था में उतनी मंदी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, और खाद्य के अंदर तो हम आत्मनिर्भर हैं ही। ठीक है, तो इसके अंदर जिस प्रकार से कहा गया है भी, जो कोविड महामारी के दुष्प्रभावों से बाहर निकलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को किसको, इस मंदी के ने जकड़ लिया है। कोविड से हम जिस प्रकार से क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था थी कोविड के जब क्षेत्र यानी समय था उसके अंदर प्रभावित हुई थी, मगर उससे के बाहर निकलते ही जो मंदी की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वह और अधिक क्या हो गई, प्रभावित हो गई। ठीक है, साथ ही साथ जो जैसे ऊर्जा की कीमतों में उछाल हो गया, यानी जो बिजली जितनी महंगी हो गई, जो रिकॉर्ड तो महंगाई थी, साख मुद्रा नीति जो मुद्रा नीति जिस प्रकार की जो सख्त मुद्रा नीति अपनाई जा रही है, ठीक है, रूस से लगे जो प्रतिबंध भी कहीं न कहीं ये प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, श्रृंखला की बाधा, जो खाद्य पदार्थों और खाद्य पदार्थों का रासायनिक खाद्य पदार्थों की बढ़ती, यानी जिस प्रकार से जो महंगाई यानी वैश्विक स्तर की महंगाई बढ़ी है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम से भी कुछ सामूहिक सुधार किए जाए तो देश में आर्थिकता को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। भारत में इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन किए हैं, मगर बैंकिंग क्षेत्र है उसमें अगर कुछ और सुधार किए जाएं तो भारत कहीं न कहीं और ज़्यादा सक्षम हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक व्यापार जो वैश्विक विकास के
ठीक है। यानी 2020 के अंदर क्या था कि जो महंगाई थी वह कितनी थी 5.6% थी, जो कि घट करके कितनी 3.5% हो रह गई है। ठीक है, जो 2023 में और भी कम होने की आकांक्षा है। साथ ही साथ भी अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी हुआ था उसी के अंदर रिपोर्ट के अंदर कहा गया है भी जो वृद्धि दर है वह भी क्या हुई है 5.9% थी, जो कितनी 2021 में, और 2022 में वह कितनी हो गई है 4.4% रह गई है, और जो 2023 में ये कितनी 3.8% तक रह सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो महंगाई की जो स्थिति है उसको और भयावह कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की के जो ताज़ा आंकड़े हैं वह भी बताते हैं भी जीडीपी में 2022 में कितना जो वैश्विक जीडीपी है वह कितनी 3.2% रही है, और 2023 में यह 2.7% रह सकती है, और उसका नीचे आने की और ज़्यादा क्या है उम्मीद आनी है, जिसकी वजह से जो वैश्विक व्यापार है उसमें भी भारत को क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो भारत की जो वैश्विक जो हम जो ग्रोथ रेट है उसको भी आईएमएफ ने भी कम किया है, विश्व बैंक ने भी कम किया है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके अनुमान के अंदर जो पूर्व की जो हमने जो विकास दर देखी थी उससे भी क्या किया है कम देखी है। साथ ही साथ जो चीन भी है उसकी जो विकास दर भी प्रभावित हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा जाए जो खाद्यान्नों व खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। तो ये जो कारण कौन कौन से हैं जो खाद्यान्न पदार्थ हैं जिस प्रकार की जो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ जो गेहूं की कीमतों में कितना लगभग 165% की वृद्धि हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा भी खाद्य जो जो तेल हैं, ठीक है, और जो सब्जियां हैं जो फर्टिलाइजर है उनकी कीमतों में भी क्या हुई भारी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से जो भारत की जो कृषि है वह और अधिक क्या हो रही है महंगी होती चली जा रही है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व भर में वर्ष 2021 में कीमत कितनी 4.4% बढ़ी थी, जो कि 2022 के अंदर कितनी 8.8% बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई को और तीव्र बना देती है। यानी ये जो सारे के सारे आंकड़े हैं ये आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्वेश्चन को कह सकते हैं 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी बात को तथ्यों के साथ रखते हैं तो उस बात का क्या होता है एक अलग ही वजन होता है, मगर आप अगर हवाई बात करते हैं तो उस बात का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि तथ्यों के साथ अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 2022 के अंदर जो बेस पॉइंट थे उनको भी बढ़ा दिया था, यानी जो रेपो दर की जो दर थी उनको भी बढ़ा दिया था। वह भी कितनी लगभग 150 या 190 पॉइंट तक की बेस रेट रिजर्व बैंक ने बढ़ा दी थी, किसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा है जो महंगाई मुद्रास्फीति को भी कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने काफी कदम उठाए हैं। ठीक है, साथ ही आगे इसके अंदर क्या है जो बैंकों का पर दुष्प्रभाव, यानी एक इसके अंदर कहा गया जो बैंक हैं उन पर इसकी स्थिति है वह भी क्या हो रही है दिनों दिन दुरुस्त यानी करने की हमें आवश्यकता है। जिसका अंदर इसका एग्जाम्पल यह भी 1930 से लेकर 2008 की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव पड़ा था, जब अंतर्राष्ट्रीय दिवालिया हुआ था, यानी जब 1930 की और 2008 की जो कहीं ना कहीं जो मंदी आई थी तो उसका भी कारण मुख्य क्या था बैंक ही थे। यानी बैंक की वजह से जो जनहित थे वो मुद्रास्फीति थी या जो महंगाई थी या जो मंदी थी जो मुख्य कारण था वह क्या था बैंक ही थे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर किया गया भी जो जो हाल ही के अंदर जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जो 3 लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिए हैं किसको, एक तो जो बेनोके के हैं, एक जो डगलस डायमंड थे और एक फिलिप्स दिनवेज थे। तो उनको जो ये अर्थव्यवस्था के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए वह भी कहीं ना कहीं जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है बैंकिंग क्षेत्र को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के तौर पर जो उनके दिए गए सुझाव थे उन्हीं के तौर पर उनको नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था भारत जो अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बैंक की जो यानी जो बैंक कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं इनके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, और सभी बचत खातों का भी जो सभी बचत खातों के धारकों की सभी रकम तुरंत भुगतान कर सके, क्योंकि यानी इसके अंदर कहा गया है भी जिस प्रकार से भी हम कहते हैं भी जो बैंक है हम क्या करते हैं भी बैंक के अंदर जो इस प्रकार से पैसा जमा करवाते हैं, अगर बैंक मंदी की जैसी आकांक्षा बनती है तो इससे क्या होता है भी लोग क्या करते हैं भी अपना पैसा बैंकों से निकालने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भी अगर बैंकों के पास इतना संसाधन नहीं होता है भी वह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धनराशि उपलब्ध करवा पाए। ठीक है, तो क्योंकि वह जब उन लोगों को लोन दे देता है और लोन का पैसा है वह उसी समय वापस नहीं या तत्काल उनसे वापस नहीं ले सकती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं जो बैंकिंग स्थिति के अंदर जो मंदी की स्थिति है वह बैंकों को क्या करती है सुदृढ़ करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमारे बैंक है वह अर्थव्यवस्था की क्या है रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के अंदर ये बात की गई थी। ठीक है, तो एक ये छोटा सा आर्टिकल है भी जिसमें क्या है जो ईएमआई पर का नियंत्रण को बढ़ावा का बोझ। ठीक है, तो क्या कहता है भी जिस प्रकार से हम जो आरबीआई ने क्या किया जो रेपो रेट बढ़ा करके
जो बेस पॉइंट बढ़ा करके यानी जो ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी की है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है जिसने कुछ अपने संसाधन लोन लेकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं उन पर क्या है भी ब्याज दरों का बोझ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो युवा पीढ़ी है या वो लोग हैं जिन्होंने ब्याज लिया है उनका भी बैंकों के प्रति जो ध्यान है वह क्या होता है कम होता जा रहा है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है भी क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट आई है 2021 की, जिसके अंदर कहा गया देश में कुल वर्क फोर्स का आधा यानी लगभग 20 करोड़ में से कुछ ज़्यादा लोग या कम ही ऋण क्रेडिट के लिए ही उधार की जो ईएमआई है चुका रहे हैं, यानी जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने क्या भी ऋण की वजह से अपनी क्या है ज़रूरतें पूरी की है। और ऐसी स्थिति में अगर हम क्या करते हैं भी ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो उनका जो मोह है या उनका जो बोझ है और अधिक गहरा हो जाता है। क्या कहता है आगे इसके अंदर भी, इनमें 70% से ज़्यादा छोटे कर्जदार ही समय पर कर्ज लेते हैं, अदा करते हैं, यानी इसमें से जो छोटे कर्जदार हैं 70% ऐसे लोग हैं। ठीक है, अगर उनके ऊपर कर्ज का दर या किस्त की दर बढ़ा दी जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो बोझ है वह और अधिक बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा भी वह अपनी जो किस्त है वह देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और अधिक जो महंगाई है वह और क्या हो बढ़ जाएगी और यही स्थिति है कहीं ना कहीं हम जो उनको फिर क्या होगा भी बाहरी क्षेत्रों से लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा उन पे और अधिक बोझ चढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं यही स्थिति है जो आज भी वर्तमान में जो हम आरबीआई की इतनी प्रयास करने के बाद भी जो साहूकार की जो स्थिति है वह हमें नहीं बदल पाए हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो मोह है वह होता है कम होता जाता है। आगे कहता है CIC के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में ईएमआई चुकाने वाले आमतौर पर 18 में से 18 से 35 वर्ष के नौजवान हैं, यानी देखते हैं तो ज़्यादातर है वह कौन से नौजवान व्यक्ति ही है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर स्थिति होती है तो नौजवान तनाव की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनकी मानव पूंजी को क्या करता है प्रभावित करता है। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल था जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो एक अलग परिप्रेक्ष्य से दिखाया गया है भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार से हम ब्याज दर या रेपो दर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो बढ़ा रहे हैं मगर उसके और भी आयाम होते हैं जिस पर इनका क्या होता है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।